तो कल हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे डार्सी लॉ। तो डार्सी लॉ हम लोग पढ़ लिए थे और रिलेशन बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है वो भी हम लोग ड्राइव किए थे। कभी कभी ये टॉपिक आएगा आपका लिमिटेशन ऑफ डार्सी लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनते हैं और AQ2 में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या होते हैं डार्सी लॉ का। तो लिमिटेशन ऑफ डार्सी लॉ, लिमिटेशन ऑफ डार्सी लॉ। डार्सी लॉ का लिमिटेशन क्या था? फर्स्ट पॉइंट, जो फ्लो होना चाहिए वो लैमिनार होना चाहिए। पहला जो लिमिटेशन है कि फ्लो आपका लैमिनार होना चाहिए और वन डायरेक्शनल होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। तो फ्लो शुड बी लैमिनार एंड वन डायमेंशनल। तो फ्लो शुड बी लैमिनार, तो फ्लो क्या होना चाहिए, याद रखेंगे, जो फ्लो होना चाहिए वह लैमिनार फ्लो होना चाहिए एंड वन डायरेक्शनल होना चाहिए। तो वन डी लिख सकते हैं, इतना याद रखें। तो फ्लो शुड बी लैमिनार एंड वन डायरेक्शन, वन डायमेंशनल भी कर सकते हैं। सेकेंड लिमिटेशन, डार्सी लॉ वैलिड फॉर, डार्सी लॉ वैलिड फॉर, डार्सी लॉ वैलिड फॉर फाइन सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ये अप्लीकेबल होता है। और फाइन जब ग्रेन सॉइल हम लोग याद रखेंगे तो उसमें ये तीन टाइप्स के याद रखेंगे कि फाइन सैंड से बाकी जो नीचे हैं उसमें डार्सी लॉ वैलिड होता है। तो डार्सी लॉ वैलिड फॉर फाइन सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसी में ये फर्स्ट पॉइंट आप समझे। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर याद रखें, नॉट सुटेबल फॉर, नॉट सुटेबल फॉर और नॉट वैलिड फॉर कोर्स सैंड, ग्रेवल एंड बोल्डर्स। तो इस तरह के सोयल के लिए कोर्स सैंड, तो कोर्स सैंड, ग्रेवल एंड बोल्डर्स के लिए डार्सी लॉ सुटेबल नहीं होता है, या वैलिड कह सकते हैं, वैलिड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब इसके थ्रू फ्लो होता है वाटर का, फ्लो थ्रू दिस सोयल विल बी टर्बुलेंट। तो जब इस तरह के सोयल के लिए वाटर का फ्लो होता है तो यह कोर्स ग्रेन सोयल होते हैं, यानी फाइन सैंड है, ग्रेवेल है, बोल्डर्स हैं। तो इनकी साइज फाइन ग्रेन सोयल के कंपेयर में ज्यादा होती है, तो इसकी परमिबिलिटी ज्यादा होगी, यानी वॉइड की वैल्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी और परमिबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। तो उसके थ्रू वाटर की जो फ्लो है उसकी एबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो वाटर ज्यादा फ्लो करेगा। तो वाटर इतना ज्यादा फ्लो करता है, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होती है, तो इस वजह से जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट हो जाता है। जबकि डार्सी लॉ किसके लिए वैलिड है? लैमिनार फ्लो के लिए वैलिड है। तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाने की वजह से इस तरह के सोयल के लिए हम लोग डार्सी लॉ अप्लाई नहीं करते हैं। और नेक्स्ट लिमिटेशन, थर्ड लिमिटेशन, सोयल शुड बी फुली सेचुरेटेड। तो याद रखेंगे सोयल क्या होना चाहिए, सोयल आपका होना चाहिए फुली सेचुरेट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट याद रखेंगे कि जो रेनॉल्ड नंबर होता है, रेनॉल्ड नंबर्स, उसकी वैल्यू होनी चाहिए लेस देन इक्वल्स टू, रेनॉल्ड नंबर लेस देन इक्वल्स टू 1। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस जो एग्जाम में पूछा जाता है, रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर फॉर सॉइल याद रखेंगे लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो यह इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं जिसके बारे में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इतना याद रखिए। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ परमिबिलिटी, यानी परमिबिलिटी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से हम लोग ये परमिबिलिटी की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ परमिबिलिटी, तो परमिबिलिटी का अगर एप्लीकेशन देखा जाए या एडवांटेज हम लोग कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। मोस्टली जब भी हम लोग कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ भी परमिबिलिटी की स्टडी करते हैं, यानी उस लोकेलिटी में देखते हैं कि जो सॉयल है, सॉयल के थ्रू वाटर का फ्लो क्या है, या सीपेज ज़्यादा है उस एरिया में या कम है, या हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे वहाँ पे सेटलमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सीपेज थ्रू बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं या जो सोयल के अंदर बना है, उसके थ्रू सीपेज अगर हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है। तो वहां पे ये वैल्यू जानने के लिए हम लोग परमिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सीपेज थ्रू द बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेट स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर या स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे हम लोग परमिबिलिटी उस स्ट्रक्चर के थ्रू जो वाटर का फ्लो हो रहा है, जैसे हम लोग के फाइंड आउट करेंगे, परमिबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो उस वैल्यू के बेसिस पे हम लोग यह जस्टिफाई करने में सक्षम होते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है कितना स्टेबल है। सेकेंड पॉइंट या सेकेंड एप्लीकेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर या अपलिफ्ट। तो सेकेंड पॉइंट याद रखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अपलिफ्ट। तो अपलिफ्ट एक्चुअली जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे अपलिफ्ट के साथ प्रेशर भी वर्ड ऐड कर देते हैं, इसलिए कैलकुलेशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर। तो कैलकुलेशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अगर सेंटेंस में हम देखें तो अपलिफ्ट प्रेशर है, और दूसरा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता क्या है, तो जैसे हम लोग जानते हैं डैम, वियर एंड बैराज, इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, यानी जिनके कांटेक्ट में वाटर का फ्लो होता है, जिस स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में, उनको बोलेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो डैम, वियर, बैराज, ये सब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर
के आसपास या जो सोयल के थ्रू प्रेशर जनरेट होता है स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग अपलिफ्ट प्रेशर। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें इस केस में सेकंड कंडीशन में अब वियर का, अगर वियर हम लोग लेते हैं तो इसका एलिवेशन डायग्राम इस तरह से होगा। इस तरह से बना होता है, यह होता है वियर फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन। तो ये आपका आरसीसी या पीसीसी का बना होगा फाउंडेशन। और इसको हम लोग बोलते हैं वियर क्रेस्ट या वियर वॉल भी बोलते हैं। यहाँ पे भी हम लोग हाइट को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं वियर शटर। और यहाँ पे वाटर इस तरह से स्टोर होगा। तो जिधर वाटर स्टोर होता है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, और उसके दूसरे फेस को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो यह डाउन स्ट्रीम हो गया। और यह आपका ग्राउंड लेवल, यह ग्राउंड लेवल। तो जो भी वाटर अपस्ट्रीम से सीप करके परकुलेट हो करके ग्राउंड में के अंदर जाएगा, वो फिर जाने के बाद वियर फाउंडेशन या डैम फाउंडेशन या बैराज के फाउंडेशन में अपवर्ड डायरेक्शन प्रेशर लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करेगा। उस प्रेशर को ही हम लोग बोलते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। तो यह जो प्रेशर क्रिएट होगा उसी को हम बोलेंगे अपलिफ्ट प्रेशर। तो ये सिमिलर केस होता है, बैराज के अंदर भी यही होता है, डैम के अंदर भी यही होता है। अब ये अपलिफ्ट प्रेशर कितना जनरेट होगा, यह डिपेंड करता है कि अपस्ट्रीम लेवल से या अपस्ट्रीम साइड से कितना वाटर सीप करके अंदर गया है। और कितना वाटर अंदर गया है यह किस पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा, परमेबिलिटी के ऊपर। तो अगर परमेबिलिटी कितना वाटर अंदर जा रहा है, यानी परमेबिलिटी कितना है, कितना फ्लो किया वाटर, अगर यहाँ पे यह पता चल जाए के की वैल्यू, तो हम लोग बता सकते हैं कि कितना प्रेशर जनरेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर देखें, थर्ड एप्लीकेशन, एस्टिमेशन ऑफ सीपेज लॉस। यानी कहीं भी अगर सोयल के थ्रू कितना अब वाटर फ्लो कर रहा है, पहले कितना था अब कितना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीपेज लॉस। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन, एस्टिमेशन ऑफ सीपेज लॉस। यानी स्टार्टिंग में कोई सोयल सिंपल है या सोयल स्टेटा, उसके अंदर क्या वाटर है, बाद में कुछ टाइम बाद कितना वाटर है, तो ये हम लोग कैसे पता करते हैं, तो वह के फाइंड आउट करने के बाद हमें आइडिया लगता है कि कितना पहले वाटर था अब कितना वाटर है। तो वो निकालने के बाद, के की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, और उससे हम लोग यह जस्टिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि कितना लॉस हुआ। तो एस्टिमेशन ऑफ सीपेज लॉस। तो सीपेज लॉस फाइंड आउट करने के लिए किसी सोयल सैंपल के थ्रू वहां पे हम लोग परमेबिलिटी का यूज करते हैं। तो ये भी आपका एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें, एप्लीकेशन नंबर 4 एप्लीकेशन अगर देखें तो इल्ड फ्रॉम वेल, इल्ड्स फ्रॉम वेल। तो इसका मतलब क्या है, या डिस्चार्ज फ्रॉम वेल। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई भी वेल
चाहे सैलो वेल या डीप वेल बनाए हैं और उससे पंपिंग करके वाटर बाहर निकालते हैं, तो कितना क्वांटिटी हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो वो ये कैसे पता चलेगा? तो कोई भी वेल हम लोग बनाए हैं, ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड लेवल है, इसके अंदर हम लोग वेल बनाए हैं, ये वेल है, और इससे हम लोग पंपिंग करके कोई भी क्वांटिटी निकालना, डिस्चार्ज निकालना जिसको हम लोग बोलते हैं, या कह सकते हैं वैल्यूम, कोई भी वैल्यूम लोग निकाल रहे हैं, कोई भी वैल्यूम लोग पंपिंग करके निकाल रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कितना वैल्यूम वाटर का हम लोग पंप करके निकालते हैं? तो यह वैल्यू हम लोग कैसे पता करते हैं? के निकालने के बाद, यानी परमिबिलिटी जब हम लोग को पता चल जाती है कितना परमिबिलिटी यानी के की वैल्यू क्या है, तो उससे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना वैल्यू हम लोग पंपिंग करके निकालें या कितना डिस्चार्ज हम लोग पंपिंग करके निकालें। तो फोर्थ एप्लीकेशन ये है कि डिस्चार्ज फ्रॉम वेल या इल्ट फ्रॉम वेल। तो यह बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो इतना याद रखेंगे कि यह इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में से एक था कि जहाँ पे हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम लोग इसके यूज करते हैं परमिबिलिटी की। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें, अगर कोई सॉइल सैंपल है और हमें ये पता करना है कि सॉइल सैंपल में के थ्रू वाटर का फ्लो जो हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके अंदर परमिबिलिटी क्या है, ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ेंगे इसी पे, मेथड टू डिटरमाइन मेथड्स टू डिटरमाइन परमिएबिलिटी। तो यह एग्जाम में इस मेथड से, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे एकेटिव का एग्जाम है या कंपटीशन का, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो कंपटीशन में तो इतना श्योरिटी नहीं है, लेकिन एकेटिव के हर एक ईयर के जितने भी सेमेस्टर्स एग्जाम होते हैं तो इससे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो डेरिवेशन आएगा, मोस्टली डेरिवेशन इस टॉपिक से पूछा जाएगा, किसी एक मेथड के अबाउट जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो विद डेरिवेशन पूछा जाता है, या तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो और बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेथड्स, यानी कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर सॉइल सैंपल के थ्रू जो भी वाटर का फ्लो हो रहा है उसके अंदर परमिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं, फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं, यानी ऐसे मेथड पढ़ने वाले हैं फर्स्ट मेथड के अंदर जो लैब के अंदर यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं लेबोरेटरी मेथड। तो लैब के अंदर जो मेथड्स यूज करते हैं किसी सोयल सैंपल के थ्रू परमिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट याद रखेंगे, जो फर्स्ट मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। तो जो पहला मेथड हम लोग लैब के अंदर यूज करेंगे वो होता है कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, यानी ये टेस्ट होता है, इसके थ्रू हम लोग किसी सॉइल सैंपल के अंदर परमिबिलिटी कितना वो फाइंड आउट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मेथड हम लोग किस तरह के सॉइल के लिए यूज करते हैं मोस्टली, यानी ये तो समझ में आ गया कि कोई टेस्ट है और उसका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे? परमिबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये किस तरह के सॉइल के लिए यूज करेंगे? तो याद रखेंगे सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, यानी जो सॉइल कोर्स के अंदर आएगा उसके लिए ये यूज करें, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट किस तरह के सॉइल के लिए यूज करेंगे? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग यूज करेंगे। सेकंड लेबोरेटरी मेथड क्या होगा? सेकंड वेरिएबल, ये कांस्टेंट था तो वेरिएबल आ जाएगा, वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट।
तो इस टेस्ट को हम लोग फॉलिंग हेड टेस्ट भी कहते हैं। तो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अब यह मेथड किस तरह के सॉइल के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो ये यूज करेंगे, कांस्टेंट हेड यूज कर रहे थे कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, तो वेरिएबल याद रखेंगे, वेरिएबल या फॉलिंग हेड यूज करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। तो सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। थर्ड लेबोरेटरी मेथड होता है कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। तो लैब के अंदर अगर मोस्टली हम लोग बात किया जाए, जो लैब के अंदर मेथड्स यूज होते हैं, आप ऑपरेटर्स मिलेंगे तो यही दोनों मिलते हैं। थर्ड जो मेथड हम लोग बात कर रहे हैं परमेबिलिटी कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट, तो थर्ड होता है, ये बहुत कम यूज करते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। तो कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट किस तरह के सोइल के लिए यूज करेंगे? तो याद रखेंगे सुटेबल फॉर, ये मेथड यूज करते हैं सुटेबल फॉर पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल अगर है तो उसके लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। अब ये इतने मेथड्स हम लोग लैब के अंदर यूज करके किसी सॉइल सैंपल के अंदर परमेबिलिटी कितना है ये फाइंड आउट करते हैं। अब फील्ड में कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जो हम लोग परमेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे? तो हम लोग फर्स्ट मेथड पढ़ रहे थे लेबोरेटरी, अब सेकेंड मेथड है फील्ड मेथड, यानी ऐसे मेथड जो फील्ड में यूज करेंगे परमेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, फील्ड मेथड्स। तो फील्ड मेथड में दो मेथड होता है, याद रखेंगे। अब फर्स्ट होता है पंपिंग आउट टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट, और अब पंपिंग आउट टेस्ट हम लोग फील्ड में कहाँ पे यूज करेंगे? वहां पे यूज करेंगे पंपिंग आउट टेस्ट जहां पे आपको लग रहा है कि जब हम लोग पंपिंग करके वाटर निकालने जा रहे हैं, जहां पंपिंग करके हम लोग वाटर निकालेंगे तो बहुत ही ज्यादा एरिया से, बहुत ही सफिशिएंट एरिया से, लार्ज एरिया से वाटर आएगा। यानी अगर हम लोग पंपिंग आउट या पंपिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम लोग अगर कोई सॉइल स्टेटा है या ग्राउंड लेवल है तो हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रिलिंग करके या पंपिंग करके वाटर को बाहर निकालने वाले हैं। तो पंपिंग टेस्ट में इतना आप याद माइंड के अंदर रखें। तो चाहे इन पंपिंग इन टेस्ट हो आउट टेस्ट है, तो फिलहाल यहाँ पंपिंग करके हम लोग वाटर निकालेंगे, इतना दिमाग में होना चाहिए। तो पंपिंग आउट टेस्ट हम लोग वहां पे करेंगे जब बहुत ही ज्यादा एरिया से, लार्ज एरिया से, एरिया क्या है? एरिया आपका बहुत ही लार्ज है, बहुत ही लार्ज एरिया से वाटर वेल के अंदर या पाइप के थ्रू अगर हम लोग पंपिंग कर रहे हैं तो पाइप के अंदर बहुत ही लार्ज एरिया से वाटर आए, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं पंपिंग आउट टेस्ट। तो यहां पे याद रखेंगे सुटेबल फॉर लार्ज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, याद रखेंगे सुटेबल फॉर लार्ज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस यानी जब हम पंपिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एरिया क्या होना चाहिए? प्रभावित होना चाहिए। और प्रभावित होने का मतलब यह है कि वहां से उतने लार्ज एरिया से वाटर इसके अंदर आए और उसको पंपिंग करके हम लोग बाहर निकालें। तो फील्ड टेस्ट में पहला जो टेस्ट होता है पंपिंग आउट टेस्ट,
इसमें याद रखेंगे लार्ज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। और सेकंड टेस्ट होता है पंपिंग इन टेस्ट। सेकंड फील्ड मेथड में याद रखेंगे पंपिंग इन टेस्ट। तो फील्ड मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पंपिंग आउट टेस्ट। एक ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मेथड याद रखेंगे पंपिंग आउट टेस्ट। तो मैक्सिमम प्रोबेबल चांस होता है यह एग्जाम में आने का, पंपिंग आउट टेस्ट। सेकेंड फील्ड मेथड हम देख लेते हैं। सेकेंड फील्ड मेथड होगा आपका पंपिंग इन टेस्ट। पंपिंग इन टेस्ट तो यह किसके लिए यूज करेंगे? तो इसका अपोजिट कर देंगे, लार्ज एरिया है तो स्मॉल एरिया कर देंगे। तो सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर पंपिंग प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं और कम एरिया तक प्रभाव जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे, वहां पे हम लोग यूज करेंगे पंपिंग इन टेस्ट। तो यह दो मेथड हम लोग फील्ड के अंदर यूज करेंगे, यानी साइड पे यूज करते हैं। किसी सोयल के अंदर परमेबिलिटी कितना है, किसी सोयल के थ्रू जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है जानने के लिए। इन दोनों मेथड के अलावा कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, इंपिरिकल मेथड्स होते हैं जिनका डेरिवेशन, कुछ मेथड्स हैं जिसके डेरिवेशन है, कुछ मेथड्स ऐसे मिलेंगे जिनके डेरिवेशन नहीं है। डायरेक्ट इक्वेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा जिसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इन डायरेक्ट। तो इसमें इंपेरिकल फार्मूले हम लोग यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, यानी ये इक्वेशन होगा, फार्मूला होगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यह जो इक्वेशन इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जितने भी हम लोग फार्मूले या मेथड्स पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी उनका यूज आपका न्यूमेरिकल के अंदर होगा। तो न्यूमेरिकल के अंदर इसलिए यूज होगा क्योंकि अगर किसी सोयल के अंदर या किसी सोयल के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछना चाहता है तो सोयल के बहुत सारे डेटा, जो भी इनिशियल डेटा है वो दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब यह कोई इंपिरिकल या इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर पहला जो मेथड है या पहला जो इंपिरिकल फार्मूला है वो याद रखेंगे कोजनी-करमान इक्वेशन। कोजनी-करमान इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन ये है, पहला मेथड ये होता है जो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा, वही हम लोग यूज करेंगे और आंसर। सेकंड एलन-हैजन इक्वेशन। एलन-हैजन इक्वेशन। एलन-हैजन इक्वेशन तो सेकंड ये होता है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। एंड थर्ड कंसोलिडेशन इक्वेशन। कंसोलिडेशन इक्वेशन। एंड फोर्थ लॉर्डन इक्वेशन। एंड फिफ्थ टरजागी इक्वेशन। टरजागी इक्वेशन। तो यह इनडायरेक्ट फार्मूले होते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाउंड आउट करते हैं किसी सोयल सैंपल के लिए। तो यह मेथड्स हैं जिसके हेल्प से किसी सोयल सैंपल के थ्रू हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जितने भी हम लोग इक्वेशन या जितने भी हम लोग मेथड्स यहाँ डिस्कस किए हैं उसको वन बाय वन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला मेथड है कांस्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट।
तो फर्स्ट मेथड कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट। तो कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट हम लोग ये पहले से जानते हैं कि यह मेथड यूज करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। तो फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, फर्स्ट कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट। तो एक तो बात यहां से क्लियर है, किसके लिए यूज करते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। अब पूरा ये टॉपिक थ्योरेटिकल टाइप का है, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद करने के प्रयास करेंगे, की पॉइंट्स याद रखने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि यह कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए परमिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए परमिबिलिटी जो होगी वो हाई होता है, ज्यादा। यानी इस मेथड्स के अंदर यानी ये हम लोग यूज करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर और इसकी परमिबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है, परमिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब यह है क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो इज हाई, यानी ज्यादा क्वांटिटी का वाटर फ्लो होगा, क्योंकि परमिबिलिटी क्या है, ज्यादा होती है। तो ज्यादा क्वांटिटी फ्लो होने की वजह से क्या होता है, जो रीडिंग आती है, जो रीडिंग आएगी, जो रीडिंग आती है वह एक्यूरेट आती है। जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट आएगी। अब हम आते हैं प्रोसीजर के ऊपर, प्रोसीजर क्या अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो था आपका की पॉइंट्स, प्रोसीजर देखते हैं। तो प्रोसीजर में एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होगा, इस तरह से सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, और यहां पे ऊपर वायर मेश लगा होता है। ऊपर क्या होगा, वायर मेश लगा होगा, नीचे भी वायर मेश लगा होगा। तो ये क्या होता है, यानी वायर की जाली लगी होती है, वायर मेश बोलते हैं उसको, वायर मेश। इसके नीचे सैंड के लेयर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोरस लेयर। तो सैंड के लेयर होते हैं, यानी इससे अगर कोई पार्टिकल अगर पास भी हो गया है तो इससे पास ना हो पाए, फिल्टर का काम करता है। तो पोरस लेयर होता है। ये पोरस लेयर हम लोग सैंड के लिए बनाते हैं, जैसे फिल्टर के लिए जो फिल्टर यूज कर वर्क करता है, जैसे वैसे यहाँ पे भी हम लोग इसके अंदर फिल्टर की तरह प्रोवाइड करते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पोरस डिस्क। अब यहां इसके बीच में सोयल सैंपल रखा होगा। अब यहां पे इसके बीच में इस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर हमारा क्या होगा, सोयल सैंपल होगा। तो ये हो गया आपका सोयल सैंपल, सोयल सैंपल। अब यह सोयल सैंपल कौन सा सोयल सैंपल है, जिसके लिए हम लोग परमिबिलिटी जानना चाहते हैं, उस सोयल को इसके अंदर भर देंगे। अब इसकी लेंथ क्या होगी, तो यह होता है लेंथ ऑफ सोयल सैंपल L। और यहाँ ये जो एरिया आएगा, यहाँ पे, यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये चीज जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा, सरफेस दिखेगा, उसकी एरिया को हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा इस सोयल सैंपल का, ये हम लोग ले लिए A।
तो यह सिलेंड्रिकल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडोमीटर भी बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे, या परमी मीटर भी बोलते हैं, परमी मीटर। फिर इसके नीचे एक और कंटेनर लगा होता है, इसके अंदर एक और कंटेनर होगा इसके नीचे, एक और कंटेनर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट हेड चैम्बर। तो इससे वाटर का फ्लो, यानी अगर वाटर ऊपर से आ रहा है तो यह इसका कनेक्शन इस तरह से होता है और इसमें वाटर जाने लगेगा। तो यहाँ पे यानी जब वाटर यहाँ से पास होगा तो नीचे भी जाएगा, तो ये यहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं कांस्टेंट हेड चैम्बर के अंदर। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इस सोयल सैंपल में जो हम लोग इसके अंदर स्टोर करके रख दिए हैं सिलेंडर सैंपल के अंदर, उसके थ्रू वाटर का फ्लो करवाते हैं, इस तरह से वाटर का फ्लो करवाएंगे। तो वाटर का फ्लो डायरेक्ट नहीं करवाते हैं, यह आपका मेश के थ्रू और पोरस डिस्क के थ्रू होते हुए यहाँ पे आता है, यानी यहाँ से क्या होगा, फिल्टर होते हुए इसके अंदर आएगा। तो यह डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब यह डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ डायरेक्ट यहाँ होगा, यानी यहाँ से यह फिल्टर होते होते यहाँ आएगा। ऐसे ही जो वाटर हम लोग यहाँ से डालेंगे या इंटर कराएंगे वह धीरे धीरे फिल्टर होके इसके बाद यहाँ पे आता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन हम दिखा दिए, यह पाइप के थ्रू कनेक्शन होगा। तो वाटर टैंक है इस तरह से, उसके साथ कनेक्शन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट हेड रिजर्वॉयर। तो कहने का मतलब यह है कि वाटर का जो सप्लाई करेंगे इस सोयल सैंपल के थ्रू, एक टैंक होगा, एक कोई ऐसा कंटेनर होगा जिसमें हम लोग वाटर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और उसको इससे कनेक्ट करा देते हैं। उसको क्या करते हैं, इससे कनेक्ट कराते हैं। तो जो वाटर टैंक हम लोग यूज करते हैं या जो वाटर स्टोरेज यूज करेंगे वाटर सोयल के थ्रू पास कराने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट हेड रिजर्वायर। तो इसमें वाटर पूरा का पूरा भरा रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर से या परमीमीटर से कनेक्ट करा देते हैं। कनेक्ट कराने के बाद अगर बहुत ज्यादा इसमें वाटर आ गया तो बाहर निकालने के लिए ओवरफ्लो वाल्व यूज करते हैं। यहाँ पे ओवरफ्लो वाल्व लगा होता है, वाल्व लगा होगा, इसको हम लोग बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और वाटर अगर इसके अंदर खाली हो गया तो बाहर से इस तरह से हम लोग पाइप के थ्रू वाटर इसमें भर देंगे। तो वाटर इनलेट होता है, तो यहाँ वाटर इनलेट लगा हो। तो इस कंटेनर का जो वाटर स्टोरेज करके हम लोग रखे हैं उसको सिलेंडर से कनेक्ट कर देंगे, तो इससे वाटर क्या होगा, सोयल के थ्रू पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे जो इनिशियल में जब वाटर आपका फ्लो नहीं किया था तो एक बार हेड हम लोग यहाँ से मेजर कर लिए, और वाटर जब धीरे 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 फ्लो करेगा इसके अंदर कलेक्ट होता है, तो वाटर जो हाइड्रोलिक हेड है जिसके थ्रू वाटर यहाँ से यहाँ आ गया है, जिसके कारण वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ से
यहां तक वह मेजर कर लेते हैं, एच हेड। बस यही इसमें करना होता है, प्रोसीजर के अंदर यही एच फाइंड आउट करना होता है, प्रोसीजर के अंदर एच फाइंड आउट करना होता है। करते क्या है, जब हम लोग वाटर स्टार्टिंग में पास नहीं कराए, कनेक्ट करा दिए हैं, तो वाटर स्टार्ट करने से पहले हेड को मार्क कर लेंगे कि राइज ऑफ वाटर कितना है, राइज ऑफ वाटर कितना है स्टोरेज के ऊपर। और जब वाटर पास करा देंगे तो कुछ टाइम बाद यह सॉइल के थ्रू पास होते होते जाके आपका जाकर के कांस्टेंट हेड चैम्बर के अंदर कलेक्ट होता है। तो जैसे ही कलेक्ट होगा उसके बाद फिर रीडिंग नोट करते हैं, यानी पाइप में कितना राइज ऑफ वाटर फिर मेजर करते हैं। तो मेजर करने के बाद जो हम लोग वैल्यू मिलता है वो तो आपका आ जाएगा हेड लॉस या हेड की वैल्यू आ जाता है, हाइड्रोलिक हेड। तो यह एच जैसे ही कैलकुलेट होगा, एच जैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, आपको पता चल गया एच की वैल्यू यह है, डार्सी लॉ अप्लाई कर देंगे। तो इसमें कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट के अंदर आपको हेड की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप वाटर पास नहीं कराते सोयल सैंपल के थ्रू, तो उस समय वाटर का लेवल क्या था, और जब ये वाटर हम लोग पास करा दिए हैं और कहाँ पे कलेक्ट हो गया, कांस्टेंट हेड चैम्बर में पहुंच गया है, उसके बाद हम लोग हेड मेजर कर लिए कितना है। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या देगा, हेड लॉस या हाइड्रोलिक हेड की वैल्यू देगा। यही हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और जैसे ही हाइड्रोलिक हेड आपको पता चल जाए तो डार्सी लॉ अप्लाई कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, तो डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं डिस्चार्ज इक्वल्स टू के आई ए, डिस क्या होता है, डिस्चार्ज इक्वल्स टू के आई ए। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना परमिबिलिटी। तो परमिबिलिटी क्या होता है, के होता है, मैं बताया था परमिबिलिटी क्या बोलते हैं, के यानी कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, ये फाउंड आउट करना है। तो डार्सी लॉ अप्लाई करेंगे, तो डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिस्चार्ज इक्वल टू के आई ए। तो के क्या होता है, परमिबिलिटी। तो हमें परमिबिलिटी निकालना है इस मेथड के थ्रू। तो क्या के इक्वल लिखेंगे डिस्चार्ज अपॉन आई ए, और आई होता है आपका क्या, आई होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आई क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू होता है हाइड्रोलिक हेड या हेड लॉस एच डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। तो लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल क्या है, एल है, और हेड हम लोग फाइंड आउट किया कितना है, एच है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एल। यहाँ पे फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे ये आई की जगह। तो परमिबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्चार्ज अपॉन एच डिवाइड बाई एल इंटू ए। लेंथ आपका ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो परमिबिलिटी यानी के इक्वल टू क्यू इंटू एल और ए इंटू डिवाइड बाई ए एच। तो फार्मूला कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट के लिए ये हम लोग अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। तो डिस्चार्ज आपका क्यू है, एल की वैल्यू, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सैंपल, एच हेड, ये मेजर करते हैं। तो डिस्चार्ज यानी कितना हम लोग क्वांटिटी वाटर का पास करा रहे हैं, ये हमें पता होगा, डिस्चार्ज की वैल्यू दिया रहेगा, यानी कितना वाटर फ्लो कर रहा है, किस सॉइल के थ्रू हम लोग कितना वाटर फ्लो करा रहे हैं, तो ये पता होगा। तो वहां से परमिबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे उस डिस्चार्ज के बेसिस पे। तो K इक्वल टू क्यू इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू एच, यह फार्मूला हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
नेक्स्ट मेथड फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।